नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत का उत्तर पर्वतीय भाग और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग। भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग तथा तटीय भाग एवं द्वीप समूह। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग की। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता है कि प्राचीन काल में एक विशाल भूखंड हुआ करता था जिसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया के विभाजन से एक भाग उत्तर की ओर चला गया जिसे अंगारा लैंड कहा गया, एक भाग दक्षिण की ओर चला गया जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। आपको पता है कि प्रारंभ में ये भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप से ये भाग टूटकर अलग हो गया, इसीलिए यहाँ पर एक खड़ा कगार पाया जाता है जिसे हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। वास्तव में पश्चिमी घाट पर्वत न होकर एक खड़ा कगार है जो अफ्रीका से अलग होने के कारण यहाँ पे एक कगार नुमा आकृति बन गई है। अगर प्रायद्वीपीय पठारी भाग अगर हम देखें तो ये तिकोना है, अर्थात त्रिभुजाकार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग त्रिभुजाकार है। इसके दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है। अगर हम उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में विशाल मैदान है और यहीं पर उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण राजस्थान में अरावली पर्वत करता है। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग की उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत करता है जो 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अरावली पर्वत 4 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, राजा हिंदुस्तानी मूवी में आपने देखा होगा पालनपुर, जो पालनपुर है वो गुजरात में स्थित है। वह अरावली पर्वत की ही एक चोटी है। तो अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी अरावली पर्वत पर ही विस्तृत है, जिसे हम रायसीना पहाड़ियां या रायसीना हिल्स कहते हैं। इसी के दक्षिण में भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग प्रारंभ हो जाता है। अगर इधर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो झांसी है, उत्तर प्रदेश में जो झांसी है, झांसी बुंदेलखंड का पठारी भाग में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड के पठार यहीं पर बघेलखंड का पठार स्थित है।
वास्तव में अगर विंध्याचल पर्वत को देखा जाए, अगर विंध्याचल पर्वत की भारनेर, कैमूर की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, ये तीनों विंध्याचल पर्वत के भाग हैं। ये तीनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों के रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित है। झारखंड में आपको पता है कि जब गंगा नदी बिहार से होती हुई थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में जाता है, यहीं पर पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, इसमें कैमूर की पहाड़ियां हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भारनेर की पहाड़ियां स्थित हैं। अगर उत्तर पूर्व भाग की बात की जाए तो उत्तर पूर्व भाग में यह शिलांग के पठार तक विस्तृत है। वास्तव में शिलांग का पठार प्रायद्वीपी पठारी भाग का ही अग्रभाग है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां वास्तव में प्रायद्वीपी पठारी भाग का ही हिस्सा हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बुंदेलखंड, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, अरब सागर के पूर्व में, बंगाल खाड़ी के पश्चिम में, हिंद महासागर के उत्तर में जो विशाल क्षेत्र फैला हुआ है, इसे प्रायद्वीपी भारत कहते हैं और यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। अगर इसके पश्चिमी तट की तरफ देखें, प्रायद्वीपी भारत के पश्चिमी तट की तरफ देखें, तो यहाँ पर एक खड़ा कगार पाया जाता है जिसे पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। क्योंकि पश्चिम में होने के कारण इसे पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। इस पश्चिमी घाट पर्वत के बाद पाल घाट का दर्रा है और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियां हैं और इसके बाद कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो पश्चिमी घाट यहां से लेके और कार्डेमम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। पूर्वी तट पर पहाड़ियों के रूप में, पूर्वी तट पर पहाड़ियों के रूप में
पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी तट पर विच्छिन्न रूप से पूर्वी घाट पर्वत है, जिसमें जावादी, सेबराय, नल्ला मलाई, विशाखापट्टनम की पहाड़ियां विस्तृत हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन होता है, वहां पर जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, वहां पे नीलगिरी की गांठ पाई जाती है। नीलगिरी की गांठ तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक तीनों के मध्य में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है, और इस सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पर्वत से पूर्व की तरफ पहाड़ियां हैं, जिन्हें पालनी की पहाड़ी कहते हैं। यहां से 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीचे कार्डेमम की पहाड़ियां, और इसके पूर्व में पालनी की पहाड़ियां। इस पालनी की पहाड़ियों पर बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस कोडाई कनाल स्थित है। पालनी की पहाड़ियों पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल स्थित है। जो कहां पर है? तमिलनाडु में। इसी नीलगिरी पर्वत पर एक टूरिस्ट प्लेस ऊटी या ऊटक मंडल है। इसी नीलगिरी पर्वत पर ऊटी या ऊटक मंडल है। नीलगिरी पर्वत पर ऊटी या ऊटक मंडल स्थित है। अगर हम क्रम से देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक चोटी है जिसका नाम है कालसुबाई। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अगर दक्षिणी सह्याद्री की पूछा जाए या संपूर्ण सह्याद्री की पूछा जाए या संपूर्ण पश्चिमी घाट की पूछा जाए, तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और अगर
उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो कालसुबाई है, कालसुबाई। इसी पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर, इसी पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी है, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। महाराष्ट्र में यहीं से ब्रह्मगिरी की चोटी है, जहां से कावेरी नदी का उद्गम स्थल, जहां कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। इस प्रकार पश्चिमी घाट पर्वत पर कई चोटियां फैली हैं जहां से नदियां निकलती हैं। अगर देखा जाए तो समुद्र तल से ये भाग लगभग 1000 से 1200 मीटर उठा हुआ है, जबकि इस भाग की ओर देखें तो ये 500 से 600 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। अगर इस तरह से देखें तो इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दक्षिण भाग का जो क्षेत्र है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसीलिए गोदावरी जो त्र्यंबक से निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, जितनी भी नदियां हैं सब इस ओर को गिरती हैं। जबकि इन क्षेत्रों में जो यहाँ मालवा का पठार है, मालवा के पठार का जो ढलान है वह उत्तर की ओर है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर का पठार अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहते हैं तो छोटा नागपुर को कहते हैं। नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में पुनः स्वागत है। हम पिछला वीडियो जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अचानक से बंद हो गया था, जहां से हमने छोड़ा था वहीं शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ढलान यहां से उत्तर की ओर है और इसी से नदियां जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। हालांकि चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये यमुना में जाके मिलती हैं और टॉन्स और सोन सीधे गंगा में जाके मिलती है। यहीं छोटा नागपुर के पठार से इधर दामोदर नदी जो हुगली की सहायक नदी है मिल जाती है। तो इस तरह से देखें तो इसका ढलान यहाँ पर पूर्व की ओर है। यहाँ से महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा
नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ये हिस्सा इधर जो ढलान है वह उत्तर की ओर है, जबकि इधर पश्चिम से पूर्व की ओर है। छोटा नागपुर पठार में रांची के आसपास का क्षेत्र जिसे रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। जब हम नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो नदियां बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं और संप्राय मैदानों का निर्माण करती हैं। नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जहां बाढ़ का मैदान मध्यावस्था में निर्माण करती है निक्षेप से, जबकि वृद्धावस्था में अपर्दन के कारण संप्राय पेरिप्लेन का निर्माण करती है। और रांची का पठार पेरिप्लेन या संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार के नीचे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहां पर दंडकारण्य का पठार स्थित है। दंडकारण्य का पठार स्थित है, जबकि इसी दंडकारण्य पठार के दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का पठार स्थित है। रायल सीमा का पठार है, जबकि रायलसीमा के पठार के उत्तर में तेलंगाना पठार स्थित है। रायलसीमा के उत्तर में तेलंगाना का पठार स्थित है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग के स्थान विशेष के अनुसार उसे कई छोटे छोटे पठारी भागों में बांटा गया है। इसी में जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत की एक श्रेणी जो पश्चिम की तरफ राजपीपला है, इसके बाद महादेव पर्वत है और इसके पूर्व में मैकाल पर्वत है। इस महादेव पर्वत पे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल का पठार है, जहां से ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत में पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत है। महादेव पर्वत चोटी पर ही मध्य प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें पन्ना और पंचमढ़ी। पंचमढ़ी यही महादेव पर्वत पर ही बसा हुआ है। इस महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है।
अर्थात सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर स्थित है। जबकि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और जबलपुर होते हुए और खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहां से अमरकंटक से जबलपुर होते हुए और भड़ोच के निकट ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। जबकि महादेव पर्वत से ताप्ती नदी सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। वास्तव में सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? मान लीजिए कि ये कोई स्थल है और इस स्थल का ये भाग यहीं खड़ा रह जाए, जबकि दोनों तरफ के भाग अगर नीचे धंस जाएं तो वह एक पर्वत बन जाता है, जिसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो जैसे यूरोप में राइन नदी के पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। ऐसे ही सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों तरफ इधर ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटी बनाती है, जबकि इसके उत्तर में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और इसी के बाद गुजरात प्रारंभ हो जाता है। हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग में अरावली पर्वत पढ़ा और ये विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है और इतना पुराना है कि प्री कैम्बियन युग में ही इसका निर्माण हो चुका था और अब ये अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जबकि सतपुड़ा पर्वत के पूर्व का भाग जिसे मैकाल पर्वत कहते हैं, उसकी ऊंची चोटी अमरकंटक है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी अन्य चोटियों में कर्नाटक में कुद्रेमुख चोटी, बाबा बूदन की पहाड़ियां आदि फैली हुई हैं। वास्तव में भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग खनिज संपदा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में लोहा वास्तव में देखा जाए तो इस क्षेत्र में
जबकि दूसरा कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा, सीसा मालवा का पठार जस्ता, तांबा आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो वास्तव में जो पठारी भाग होते हैं खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि खनिज संपदाएं जितनी भी पाई जाती हैं पठारी भागों में पाई जाती हैं। आज हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग पढ़ा। जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, इसमें कई बार प्रश्न इन पठारों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अगर पश्चिम से पूर्व को अध्ययन करते हैं, और अगर उत्तर से दक्षिण तो छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, रायलसीमा का पठार। सबसे ऊपर छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का और रायलसीमा का पठार। याद ये रखना है, छोटा नागपुर पठार का ही भाग शिलांग का पठार है, या गारो, खासी, जयंतियां इसी का ही भाग है। एक्चुअल में बीच में राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियों के बीच में राजमहल गारो गैप है। राजमहल गारो गैप है जो वास्तव में निक्षेपों से भर गया है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग के बाद, उत्तर का पर्वतीय भाग का तो अध्ययन हम कर चुके हैं, उत्तर का मैदानी भाग, और उत्तर के मैदानी भाग में हम जानेंगे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। धन्यवाद।